सोचो, एक पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर जिसके आगे पीछे कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं है, जो बिना किसी बुलेट प्रूफ कार या VIP कॉन्वॉय के आम जनता के बीच एक साधारण ई-रिक्शा में घूम रहा है। एक 35 साल का लड़का जो हमेशा ब्लैक सनग्लासेस पहनता है, जो कभी अंडरग्राउंड रैप बैटल्स लड़ता था और अचानक से एक देश का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। ये किसी बॉलीवुड मूवी नायक का सीन लग रहा है ना? लेकिन जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये आज की रियलिटी है। लेकिन सवाल ये है, ये आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? नेपाल, एक ऐसा देश जहां दशकों से वही पुराने नेता राज कर रहे थे। सिस्टम पूरी तरह करप्ट था, जनता थक चुकी थी और तभी एंट्री होती है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना किसी बाप दादा की पॉलिटिकल पार्टी और ना ही करोड़ों का ब्लैक मनी। उसके पास सिर्फ 2 चीजें थीं, एक स्मार्टफोन और एक डेंजरस विजन। लेकिन क्या आपको लगता है एक अंडरग्राउंड रैपर इतनी आसानी से देश का पीएम बन सकता है? उसने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने नेपाल के सबसे बड़े पॉलिटिकल टाइकून्स को घुटनों पर ला दिया। आखिर उसने इस करप्ट सिस्टम को हैक कैसे किया? उसका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन क्या था जो बाकी नेताओं को समझ ही नहीं आया? कहानी की शुरुआत होती है काठमांडू की सड़कों से। नाम बालेंद्र शाह, पॉपुलरली नोन एज बालेन। पैदाइश 27 अप्रैल 1990। एक आम मैथिली फैमिली का लड़का। उसने पढ़ाई की, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, लेकिन उसकी एक और लाइफ थी, एक डार्क अंडरग्राउंड लाइफ। वो एक हिप हॉप आर्टिस्ट था। यूट्यूब पर उसके रैप वीडियोस वायरल थे। अब आप सोचोगे, एक रैपर और इंजीनियर पॉलिटिक्स में क्यों आएगा? क्योंकि जब शहर का सिस्टम सड़ने लगता है तो किसी को तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। 2022 में बालेन ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने सबको हिला दिया। उसने काठमांडू के मेयर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, वो भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बड़े नेताओं ने उसका खुलेआम मजाक उड़ाया। टीवी डिबेट्स में कहा गया, ये कल का लड़का हमें हराएगा, ये पॉलिटिक्स है, कोई रैप बैटल नहीं। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो पूरे नेपाल के होश उड़ गए। बालेन ने 38.6% वोट्स के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। लेकिन रुक जाओ, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। मेयर बनने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। बालेन ने काठमांडू में वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस और माफियाज की इल्लीगल बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला दिया। कचरा मैनेजमेंट से लेकर करप्शन तक उसने किसी को नहीं बख्शा। लोग उसे रियल लाइफ नायक बुलाने लगे, लेकिन उसके दुश्मन बढ़ रहे थे। सिस्टम उसको गिराने की कोशिश कर रहा था। क्या एक शहर का मेयर पूरे देश के पॉलिटिकल माफिया से अकेले लड़ सकता था? नहीं। और ये बात बालेन को समझ आ चुकी थी। इसलिए उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने आगे चलकर पूरी साउथ एशियन पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। जनवरी 2026, देश की हालत खराब थी। इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। नेपाल की जेनजी और यूथ सड़कों पर थी। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। और तभी बालेन शाह ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अचानक काठमांडू के मेयर पोस्ट से रिजाइन कर दिया। मीडिया में हड़कंप मच गया। बालेन ने हार मान ली। क्या वो डर गया? लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे, उन्हें बालेन का मास्टर प्लान समझ नहीं आया था। उसने मेयर की कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि वो डर गया था, बल्कि इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसकी नजर अब काठमांडू पर नहीं, सीधा पीएम की कुर्सी पर थी। उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP ज्वाइन की एज देयर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। और फिर उसने डायरेक्ट चैलेंज किया नेपाल के सबसे पावरफुल नेता को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को, वो भी उन्हीं के गढ़ झापा 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आपको क्या लगता है, क्या एक यंग नेता देश के सबसे पुराने लेजेंड को हरा सकता है? पॉलिटिकल पंडित्स ने इसे पॉलिटिकल सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मार्च 2026 के जनरल इलेक्शन के दिन जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। बालेन शाह ने KP शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोट्स के मैसिव मार्जिन से हरा दिया। ये नेपाल के इतिहास की सबसे शॉकिंग जीत थी। 27 मार्च 2026, बालेंद्र शाह एट द एज ऑफ 35
ऑफिशियली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, दुनिया का सबसे यंगेस्ट सर्विंग स्टेट लीडर। लेकिन वेट, अगर आपको लगता है ओथ लेने के बाद उसने पार्टीज की, तो आप गलत हो। पीएम बनने के पहले 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर उसने जो किया, उसने पूरे देश में भूकंप ला दिया। उसने सीधा 100 पॉइंट एजेंडा लागू किया, वीआईपी कल्चर को एक रात में खत्म कर दिया, करप्ट लीडर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, यहां तक कि फॉर्मर मिनिस्टर्स के घरों पर छापे पड़ने लगे। ये सच में अनिल कपूर की नायक मूवी का रियल लाइफ सीक्वल लग रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है, इतने बड़े बड़े नेता शांत बैठेंगे? क्या सिस्टम चुपचाप बदलाव देख लेगा? लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक ईमानदार नेता की कहानी है। नहीं, असली सच कुछ और ही था। बालेन ने ये सब कैसे किया? उसके पास इतना पावर कहां से आया, जबकि उसके पास ना टीवी मीडिया था, ना क्रॉनी कैपिटलिस्ट्स का पैसा? उसने एक ऐसे वेपन का यूज किया था जिसे पुराने नेता समझ ही नहीं पाए थे। और यहीं से कहानी डेंजरस और माइंड बेंडिंग हो जाती है। जब इलेक्शन के बाद नेपाल के नेताओं ने अपनी इनकम और एसेट्स डिक्लेयर किए, तो आमतौर पर क्या होता है? रियल एस्टेट, बिजनेस, इनहेरिटेड वेल्थ, यही सब आता है ना। लेकिन जब बालेन शाह की इनकम रिपोर्ट बाहर आई, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर की थी यूट्यूब, टिकटॉक, स्पॉटिफाई और आईट्यून्स। वेट, व्हाट? एक देश का आका डिजिटल क्रिएटर की तरह पैसे कमा रहा है? यस, बालेन के YouTube पर 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, टिकटॉक पर 4.3 लाख, फेसबुक पर 40 लाख। उसके बैंक अकाउंट्स में $1,08,550 से ज्यादा स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज और डिजिटल कंटेंट से आए थे, जो उसकी ऑफिशियल पीएम सैलरी से कहीं ज्यादा थे। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पुराने नेता ग्राउंड पर रैली कर रहे थे, टीवी चैनल्स खरीद रहे थे, लेकिन बालेन सीधा जेन जेड के स्मार्टफोन्स में घुस चुका था। उसने नैरेटिव को कंट्रोल किया। जिस दिन उसने पीएम की ओथ ली, उसने अपना नया रैप सॉन्ग जय महाकाली ड्रॉप कर दिया। कौन करता है ऐसा? वो अपना नैरेटिव म्यूजिक और डिजिटल मीडिया के थ्रू बिल्ड कर रहा था। उसने पॉलिटिक्स को कंप्लीटली हैक कर लिया था। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए, और बालेन के पास उसका भी एक इनसेन प्लान था, द $100 बिलियन इकोनॉमी ड्रीम। उसने बिल्डिंग रेल्स मिशन लॉन्च किया, रक्सौल काठमांडू लाइन जैसी मैसिव रेलवे नेटवर्क बनाने का मास्टर प्लान। एक इंजीनियर होने के नाते वो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, ब्लूप्रिंट्स लाया था। लेकिन जब आप सिस्टम को इतनी तेजी से बदलते हो, तो सिस्टम आपसे बदला लेता है। और बालेन ने कुछ ऐसी गलतियां या बोल्ड मूव्स कर दी थी, जिसने उसे इंटरनल और इंटरनेशनल टारगेट बना दिया था। आपको क्या लगता है, पीएम बनने के बाद उसकी लाइफ आसान हो गई? बिल्कुल नहीं। असली खतरा अब शुरू हुआ था। बालेन हमेशा से अपने एग्रेसिव और अनअपोलोजेटिक स्टैंड के लिए जाना जाता है। मेयर होते हुए उसने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया था, जिसने इंडिया और पड़ोसी देशों के डिप्लोमैट्स के बीच टेंशन क्रिएट कर दी। उसने इंडियन फिल्म्स पर बैन लगाने की धमकी तक दे डाली थी, जब तक एक स्पेसिफिक डायलॉग नहीं हटाया गया। अब पीएम बनने के बाद खतरा 100 गुना बढ़ चुका था। उसने पीएम बनते ही भारत समेत 17 देशों के राजदूतों यानी डिप्लोमैट्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। कोई क्वेश्चन, क्या कोई यंग पीएम इतनी जल्दी जियोपॉलिटिकल जायंट्स की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है? देश के अंदर जिन करप्ट पॉलिटिशियंस को उसने जेल भेजा था, उनके माफियाज बाहर आजाद घूम रहे थे। जेन जी प्रोटेस्ट्स और वायलेंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। पुराना एस्टैब्लिशमेंट, क्रोनी कैपिटलिस्ट्स सब एक हो गए थे। उनका एक ही मकसद था, बालेन शाह को पीएम की कुर्सी से गिराना। थ्रेट्स आने लगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वार्निंग दे रही थी। लोग कह रहे थे बालेन को अपना मूवमेंट लिमिट करना होगा, सिक्योरिटी डबल करनी होगी, अपने आप को एक बंकर में बंद करना होगा, क्योंकि हर बड़ा लीडर डरता है अपनी जान से। लेकिन जो बालेन ने अगले दिन किया, उसने दुश्मनों की रूह कांपने पर मजबूर कर दिया। दिन था अप्रैल 2026। काठमांडू की सड़क पर आम दिन की तरह भीड़ थी। अचानक वहां एक साधारण सी ई रिक्शा आकर रुकती है। लोग सोचते हैं कोई आम आदमी होगा, लेकिन जब उस रिक्शा से वो इंसान उतरता है, तो पूरी भीड़ शॉक्ड रह जाती है। वो देश का प्राइम मिनिस्टर था, बलेंद्र शाह। बिना किसी Z+ सिक्योरिटी के, बिना जिप्सी के किसी काफिले के,
बिना स्नाइपर्स या बॉडीगार्ड्स के वो आम औरतों के साथ रिक्शा में बैठकर बात कर रहा था, उनकी दुख सुन रहा था, स्माइलिंग, टेकिंग सेल्फीज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। साउथ एशिया में जहां एक छोटा सा विधायक भी बिना 10 गाड़ियों के नहीं निकलता, वहां एक पीएम सड़क पर ई रिक्शा में बैठा था। ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने उसे पीपल्स लीडर और असली नायक घोषित कर दिया। लेकिन ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, ये बालेन शाह का माफियाज और करप्ट सिस्टम को एक खुला चैलेंज था। वो ये मैसेज दे रहा था, तुम मुझे नहीं डरा सकते, क्योंकि मुझे बचाने के लिए कमांडोज नहीं, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। बालेन शाह की ये कहानी सिर्फ एक लीडर की नहीं है, ये उस एंगर, उस फ्रस्ट्रेशन की कहानी है जो आजकल के हर जेनजी और यूथ के अंदर दबकर बैठी है। उसने प्रूव कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हैं तो आप देश की सबसे बड़ी पावरफुल मशीनरी को बिना पैसे के भी हरा सकते हो। लेकिन आखिर में एक बहुत खतरनाक सवाल बाकी रह जाता है। बालेन पीएम तो बन गया, उसने वीआईपी कल्चर भी तोड़ दिया, लेकिन क्या ये करप्ट सिस्टम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी को नहीं छोड़ता, क्या वो बालेन को टिकने देगा, या फिर पावर समय के साथ उसको भी अपने जैसा बना देगी? अगर नेपाल का एक 35 साल का लड़का एक रेवोल्यूशन ला सकता है, तो क्या हमारे आसपास या हमारे देश में भी ऐसे ही किसी एक रियल लाइफ नायक का वेट हो रहा है? सोचिए जरूर, क्योंकि अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी है। इस आग को पूरे साउथ एशिया में फैलना अभी बाकी है।